अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि जैसे फायर स्प्रिंकलर सिस्टम जो वेट फायर स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं तो उसके साथ जो स्प्रिंकलर कनेक्ट होता है तो स्प्रिंकलर के साथ अक्सर आपने देखा होगा रिटर्न बैंड कनेक्ट होता है। तो इस रिटर्न बैंड के बारे में मैं आपको तफसीलन इंफॉर्मेशन दूंगा कि ये रिटर्न बैंड क्यों लगाया जाता है और कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए। उसके बारे में NFPA 13 ने क्या बताया, तो वो सारी इंफॉर्मेशन NFPA 13 के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके साथ शेयर करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अक्सर ये सवाल भी होता है कि रिटर्न बैंड हमें क्यों लगाना होता है। जो कोई भी ब्रांच की लाइन होती है उसके साथ हम रिटर्न का बैंड लगाते हैं और उसके साथ ये स्प्रिंकलर कनेक्ट होता है। तो NFPA 13 जो एडिशन 2019 है उसकी क्लास में ये बताया गया है कि रिटर्न बैंड हम इस वजह से कनेक्ट करते हैं जो टॉप जो ब्रांच लाइन की, उसका मकसद ये होता है कि अवॉइड एक्यूमुलेशन ऑफ द सेडिमेंटेशन इन द ड्रॉप निपल। जो ये ड्रॉप निपल होती है इसमें जो है मुख्तलिफ पार्टिकल्स आकर वो जमा हो जाते हैं, तो वो पार्टिकल जैसे यहाँ पर जमा नहीं हो तो हम इसको रिटर्न बैंड लगाते हैं। जैसे अगर ये ब्रांच है इसके डायरेक्ट नीचे हम स्प्रिंकलर लगाएं तो उस सूरत में क्या होगा, तो जो पाइपों का अंदर गंद कचरा होगा, पानी गंदा होगा या स्केलिंग होगी या रस्टिंग होगी, वो सारी ये निपल में वो आ जाएगी, फिर वो ओरिफाई जो है उसका बंद हो जाएगा। इस वजह से NFPA बोलता है कि यहाँ पर रिटर्न बैंड आपको लगाना चाहिए। उसके अलावा दूसरा सवाल भी ये होता है कि रिटर्न बैंड क्यों रिक्वायर्ड है, व्हेन रिटर्न बैंड आर रिक्वायर्ड, कब ये रिटर्न बैंड की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उसके जवाब भी NFPA 13 ये देता है कि रिटर्न बैंड जो इस्तेमाल होता है पेंडेंट स्प्रिंकलर के लिए। जो पेंडेंट स्प्रिंकलर कौन से होते हैं, ये जो ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन होती है वो अपराइट स्प्रिंकलर होते हैं और नीचे की डायरेक्शन जिसकी होती है वो पेंडेंट उसको स्प्रिंकलर कहा जाता है। तो ये पेंडेंट स्प्रिंकलर के लिए जो रिटर्न बैंड है वो लगाया जाता है और वो सप्लाई फ्राम अ रॉ वाटर सोर्स, अ मिल, पॉन्ड और ओपन टॉप रिजर्वायर। जो पानी हमारा रॉ वाटर होता है जैसे मुख्तलिफ सोर्सेज से आता है, जैसे दरिया से आता है या मिल पॉन्ड से आता है या ओपन रिजर्वायर होते हैं जहाँ पर पानी जमा हुआ होता है, तो उस सूरत पेंडेंट टाइप के स्प्रिंकलर है उसको हमें लगाना चाहिए। पेंडेंट टाइप के स्प्रिंकलर में डायरेक्ट ये जो स्प्रिंकलर लगा कर हम ये इसमें ये हेक्सागोनल देते इस तरह लगाएंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। हमें रिटर्न बैंड में लगाना चाहिए तो वो एक्सेप्टेबल है। तो इस वजह से एक्सेप्टेबल है क्योंकि यहाँ पे जो रिजर्वायर का पानी होता है, रॉ वाटर होता है, उसमें गंद कचरा होता है या पॉन्ड्स का पानी होता है या कोई भी ऐसा साफ पानी नहीं हो जहाँ पे पानी का सोर्स ऑफ फायर फाइटिंग के सिस्टम के लिए दे रहे हैं, तो उस सूरत में नोज़ल है तो वहाँ पर गंद कचरा आ जाएगा तो फिर नोज़ल बंद हो जाएगी और इसमें स्प्रिंकलर से इनकेस ऑफ फायर की सूरत में पानी नहीं आएगा। तो उस वजह से ये रिटर्न बैंड दिया जाता है और जो पानी होगा रॉ वाटर होगा वो दरिया या किसी भी ओपन सोर्स से हो जो साफ पानी नहीं हो, उसकी वजह से ये रिटर्न बैंड दिया जाए। और तीसरा ये भी सवाल होता है कि रिटर्न बैंड, तो रिटर्न बैंड कहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पर देखें NFPA 13 ने ये बताया कि रिटर्न बैंड आपको जो डिलूज सिस्टम है उसमें रिटर्न बैंड लगाना नहीं चाहिए। और दूसरा NFPA ने ये बताया कि रिटर्न बैंड आपको जो ड्राई पेंटेड स्प्रिंकलर है तो वहाँ पर नहीं लगाने। ड्राई पेंटेड स्प्रिंकलर ठंडे इलाकों में होते हैं जिसका टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, तो वहाँ पर हमें ये रिटर्न बैंड लगाना नहीं चाहिए। और तीसरी कंडीशन में NFPA ये बोलता है तो रिटर्न बैंड आपको वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम में भी नहीं लगाना चाहिए जहाँ पे स्प्रिंकलर का नॉमिनल के फैक्टर जो है के 11.2 या उससे बड़ा हो। देखिए ये अगर आपका के फैक्टर जो है स्प्रिंकलर का 2.8 है तो इसका मतलब वहाँ लगाना चाहिए, 4.2 भी है वहाँ भी लगाना चाहिए, 5.6 है। नॉर्मली ये जो स्प्रिंकलर हमारे लगते हैं 5.6 के जो घरों में या बिल्डिंगों में लगते हैं यहाँ पर भी लगाना चाहिए अगर पानी हमारा सही नहीं है तो। और 8 का अब के फैक्टर है वहाँ भी, मगर 11.2 और उससे ज़्यादा जो के फैक्टर है तो वहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। उसका मकसद ये होता है तो यहाँ पर जो देखें अब के फैक्टर जैसे ज़्यादा होगा तो उसमें पानी का फ़्लो जो है वो कंजप्शन भी ज़्यादा होगी। पानी की कंजप्शन ज़्यादा इस वजह से होती है जो स्प्रिंकलर का ओरिफाइस होता है, जो सुराख होता है वो बड़ी साइज़ का होता है तो उससे गंद कचरा भी निकल जाएगा, कोई मसला नहीं। अगर छोटी ओरिफाइस वाले या स्प्रिंकलर वाले को हम यू बैंड रिटर्न बैंड हम नहीं लगाएंगे तो उस सूरत में पानी वहाँ पर रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, वो ओरिफाइस बंद हो जाएगी क्योंकि उसकी ओरिफाइस का सुराग छोटा होता है और छोटे के लिए फिर रिटर्न बैंड लगाना चाहिए। और ये जो 11.2 और उससे बड़ी साइज़ है तो वहाँ पर रिटर्न बैंड
लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 कंडीशन NFPA ने बताई है, तो वहाँ पर रिटर्न बैंड आपको नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद हम कंपोनेंट में आते हैं। जैसे ये हम रिटर्न बैंड लगा रहे हैं, तो उनके कंपोनेंट के नाम क्या है और वो क्यों लगे होते हैं। ये सबसे पहले जैसे ये ऊपर ये मेन जो है आर्म आवर है, ये आर्म आवर, इसमें ये बताया गया हॉरिजॉन्टल ये पाइप होता है और ये एक्सटेंड होता है, बड़ा हुआ होता है, और वो ब्रांच पाइप है, जैसी ब्रांच पाइप के साथ ये जैसे ब्रांच पाइप है उसके साथ कनेक्ट होता है, और ये सिंगल स्पीकर इसमें लगाया जाता है, और अबो और बेलो सीलिंग ये स्पीकर इसकी लग सकती है और ड्राफ्ट नाइफ के साथ। तो ये बहरहाल ये ऊपर वाला हिस्सा ये रिटर्न बैंड का है, तो उसको हम आर्म आवर बोलते हैं। और दूसरा है राइजर निपल देखें, और यहाँ पर जो वर्टिकल ब्रांच पाइप है, तो उसके साथ जो वर्टिकल पाइप आ रहा है, तो उसको हम वर्टिकल पाइप को हम जो ये ब्रांच लाइन के साथ कनेक्ट है उसको राइजर निपल भी बोलते हैं। उसके अलावा ब्रांच पाइप जिस ब्रांच से ये हमारा रिटर्न बैंड कनेक्ट हुआ है, तो उसको हम ब्रांच पाइप बोलेंगे। और उसके अलावा हैंगर, जो हमारी रिटर्न बैंड में जो हैंगर सस्पेंड करने के लिए, इसको होल्ड करने के लिए, वाइब्रेशन को रोके या ये बैंड नहीं हो जाए, उसके लिए हैंगर लगाया जाता है। और हैंगर के बाद आ रहा है पेंडेंट स्पीकर जिससे पानी हमारा शावर होता है, पेंडेंट जो जिसकी डायरेक्शन नीचे होती है। उसके अलावा ड्रॉप रिटर्न बैंड है, उसके नीचे पाइप जो स्पीकर की आ रहा है उसको ड्रॉप बोल रहे हैं, और यहाँ पर ये रिड्यूसर लगाया गया है, और यहाँ पर ये जो टी लगी हुई है, तो इसको आउटलेट फ्रॉम ब्रांच लाइन से जो आउटलेट इसको टी बोलते हैं, या आउटलेट भी इसको बोला जाता है। उसके बाद आते हैं हैंगर के बारे में NFPA ने क्या बताया हुआ है उसको समझते हैं। NFPA ये बताता है कि आर्म आवर आपकी जो स्पीकर की लगी हुई है, आर्म आवर किसको बोलेंगे, ये वाली जो साइड है या जो हमारी ब्रांच के ऊपर जो स्पीकर के लिए एक लाइन निकल रहा है, इसको हम आर्म आवर बोलते हैं। तो स्पीकर ड्रॉप हो, जो स्पीकर ये हमारा ड्रॉप हो रहा है, तो इसको हम ड्रॉप बोलेंगे। स्पीकर ड्रॉप हो या स्प्रिंग हो, स्प्रिंग का मतलब है ये जो हमारा राइजर पाइप है ना, ये इसकी हाइट बढ़ जाती है, उसको स्प्रिंग बोलते हैं, वो मैं आगे भी आपको बताता हूँ। या उसमें सपोर्ट आपको देनी है, जब उस वक्त सपोर्ट इसमें देनी है जब आपकी 24 इंच, इसका मतलब है 2 फुट 24 या 600 mm या स्टील पाइप हो, लेंथ ही हो उससे बढ़ जाए, या 12 इंच कॉपर ट्यूब के लिए अगर आपका स्टील पाइप है उसका ये जो लेंथ है वो 24 इंच, इसका मतलब 2 फुट हो या 600 mm उससे बड़े, तो फिर आपको हैंगर देना है। या अगर ये कॉपर के पाइप लगा रहे हैं तो उसमें आपकी कॉपर की लेंथ जो है 1 फुट या 300 mm या 12 इंच से बड़े, तो फिर आपको इसमें हैंगर की सपोर्ट देनी है। और दूसरी NFPA ये बोलता है कि आर्म आवर है, आर्म आवर में जो सपोर्ट आपको हैंगर की देनी है जब लेंथ उसकी 12 इंच हो, और यहाँ पर स्टील पाइप के लिए, और 6 इंच हो कॉपर के लिए, मगर इस सिस्टम का प्रेशर 100 PSI हो। तो अगर फायर फाइटिंग का सिस्टम है, यहाँ पर प्रेशर उसका 100 PSI से बढ़ जाता है, उस सूरत में आपको, जैसे ऊपर कंडीशन थी तो इसकी जो आर्म आवर है तो वो 24 इंच 2 फुट थी, अभी यहाँ पर कम हो गया। अगर प्रेशर 100 PSI से ज़्यादा है तो आर्म आवर की जो सपोर्ट 1 फुट पे देनी है स्टील पाइप के लिए, अगर कॉपर का पाइप है तो वो 6 इंच की इसकी सपोर्ट देनी है अगर 6 इंच से बढ़ जाता है। और तीसरी NFPA ने यह बताया कि स्प्रिंग 4 फुट 1.2 मीटर या उससे बड़ा हो, तो उसके लिए रिस्ट्रेन अगेंस्ट लेटरल मूवमेंट, जो ये जैसे ये हमारी ब्रांच पाइप है उसके ऊपर एक वर्टिकल जो राइजर पाइप है, जैसे ये वाला जैसे राइजर निपल है या राइजर पाइप है, तो ये लगा रहे हैं, तो इसको हम स्प्रिंग बोलते हैं। तो ये स्पीकर अगर 4 फुट या 1.2 मीटर या उससे ज़्यादा हो, तो फिर इसको रिस्ट्रेन माना सपोर्ट इसको देनी चाहिए। यहाँ से वर्टिकल को भी सपोर्ट दें, और ऊपर जो है अगर स्पीकर के लिए आर्म आवर में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको सपोर्ट देनी है। तो यहाँ पर मैंने यही बताया स्प्रिंग क्या होता है। जो पाइप के ड्रॉप जो है तो उसके वो अपोजिट में होती है, जैसे ये पाइप ड्रॉप है तो इसके अपोजिट में ये बोलेंगे। तो ये स्पीकर के लिए जो ब्रांच होती है, जो मेन ब्रांच से जो ऊपर की पाइप होगा तो उसको हम स्प्रिंग बोलते हैं। दोस्तों अभी आउटलेट और राइजर निपल के बारे में NFPA ने क्या बताया। आउटलेट जो है ये ब्रांच लाइन है उसका ये आउटलेट है, और ये वर्टिकल जो राइजर निपल है इसके बारे में। तो इसमें ये अगर कोई भी नया हमारा सिस्टम होगा उसका आउटलेट कम से कम 1 इंच होना चाहिए। तो ये हमारे कोई भी स्पीकर की ये ब्रांच से पाइप सिंगल स्पीकर के लिए निकल रहा है, तो कम से कम भी ये आउटलेट यहाँ पर आपको 1 इंच का देना है। और उसमें हेक्सागोनल बुश आप लगा सकते हैं, एकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि हेक्सागोनल बुश लगाएंगे तो उसकी साइज़ जो है निपल की रिड्यूस हो जाएगी, तो वो आधे इंच की भी हो सकती है जो स्पीकर के हिसाब से आप लगाते हैं। तो उस सूरत में आपको ब्रांच लाइन लगा सकते हैं, वो
उसकी आपको इजाज़त है। तो जैसे यहाँ पर देखें, ये हॉरिजॉन्टल पाइप है ब्रांच, और उसके ऊपर ये हेक्सागोनल निपल लगाई है और ऊपर डायरेक्ट स्प्रिंकलर आपको लगा है। तो ये आपको तो 1 इंच के पाइप में आप इसमें डायरेक्ट ये इस तरह की लगा सकते हैं। जो ये अगर ब्रांच के अगर पाइप भी ले जा सके तो वो पाइप भी ले जा सकते हैं, मगर अगर स्प्रिंकलर लगाएंगे तो वो 1 इंच वाली इसमें लगा सकते हैं, जो इसमें बताई गई है NFPA में। इस कंडीशन में NFPA ये बोलता है कि अगर आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम हो, जो पहले सिस्टम लगा हुआ है, तो पाइप शेड्यूल के मेथड के हिसाब से आप उसकी पाइपिंग कर रहे हैं, तो राइज़र निपल है वो 1 इंच से कम हो तो वो लगा सकते हैं। राइज़र निपल क्या, ये जो राइज़र निपल यहाँ पर राइज़र निपल है वो 1 इंच से कम हो तो लगा सकते हैं। तो उसकी लेंथ जो है 4 इंच से बढ़नी नहीं चाहिए। 1 इंच से कम लगाएं तो फिर 4 इंच से ये जो हाइट है उसकी बढ़नी नहीं चाहिए। जैसे ये आपकी लेंथ है, ये 4 इंच से बढ़नी नहीं चाहिए। उस सूरत में अगर 1 इंच से कम लगाएं। और दूसरी कंडीशन ये, अगर आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है और हाइड्रोलिक आप लोग कैलकुलेट किया हुआ है पाइपों की, और राइज़र निपल 1 इंच या उससे कम है, लेस देन 1 इंच है, उसकी भी इजाज़त, मगर इसमें भी बताया गया है कि वो 4 इंच से उसकी लेंथ जो है बढ़नी नहीं चाहिए। तो ये जहाँ पर देखें इस तरह से ये राइज़र निपल है वो 4 इंच से बढ़नी नहीं चाहिए। अगर 1 इंच से आप कम लगा रहे हैं मगर 1 इंच से बड़ी लगा रहे हैं तो फिर वो 4 इंच से आप बड़ी साइज़ लगा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो जो मैं आपके लिए बनाता हूँ वो बड़ी मेहनत करके बनाता हूँ, और उसके लिए स्टडी भी करनी पड़ती है और वीडियो की एडिटिंग की भी करनी पड़ती है, और काफ़ी मेहनत चाहिए होती है। तो ये मैं चाहता हूँ कि जो ये वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो ये वीडियो को आप लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे दूसरे भी दोस्त फ़ायदा हासिल कर सके। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।